Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Let's begin another important session for upcoming AIIMS NORCET exam. First question. Example of live vaccine is. Live vaccine का उदाहरण कौन सा है? BCG, measles, cholera या A and B both? The right answer is option D. Measles and BCG both are the example of live vaccines. आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन के बारे में. अगर आपसे पूछा जाए कि लाइव वैक्सीन्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन्स में बीसीजी और टाइफॉइड ऑरल को इंक्लूड किया जाता है. लाइव वायरल वैक्सीन्स की बात की जाए तो इसमें ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे आप सेबिन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि 1957 में इसे सेबिन द्वारा डिस्कवर किया गया था. इसके अलावा लाइव वायरल वैक्सीन में येलो फीवर, मीजल्स, रूबेला, मम्स, रोटावायरस, इन्फ्लुएंजा नेजल इंक्लूड किए जाते हैं. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल, तो आप बताएंगे बैक्टीरियल, जिसमें टाइफॉइड, कॉलेरा, प्लेग, पर्टुसिस इंपॉर्टेंट हैं. वायरल किल्ड वैक्सीन की बात की जाए तो इसमें रेबीज, साल्क पोलियो वैक्सीन, इसे जेई साल्क ने 1954 में डिस्कवर किया था. इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी. टॉक्सिन्स की बात की जाए तो इसमें डिप्थीरिया, टिटनेस, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नर्स एक्सप्लेन्स टू द पेशेंट undergoing ostomy surgery that the procedure that maintains the most normal functioning of the bowel is. आपको इन चारों ऑप्शंस में से इंटेस्टाइन के किस पार्ट में कोलोस्टोमी की जाए जिसकी वजह से इंटेस्टाइन के फंक्शन मैक्सिमम नॉर्मली परफॉर्म किए जा पाएंगे? सिग्मोइड, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, असेंडिंग. The right answer is option A. सिग्मोइड कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का लगभग आखिरी हिस्सा होता है. अगर इस जगह पर ओपनिंग बनाया जाए तो इससे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को पूरी तरह से फूड को एब्जॉर्प्शन का टाइम मिलेगा और इस जगह से जो फीसेस एक्सट्रैक्ट आउट होंगे वो प्रॉपरली फॉर्म्ड होंगे. यहाँ पर कोलोस्टोमी बनाने से किसी भी प्रकार का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होगा, सो इसे हम बेस्ट मानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. A nurse is diagnosed with herpes genitalis. What should the nurse do to prevent cross contamination? herpes इन्फेक्शन पेशेंट की केयर के दौरान नर्स को ना हो जाए, इसके लिए उसे कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? ऑप्शन 1 के अनुसार ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए. ऑप्शन 2 पेशेंट को प्राइवेट रूम में रखना चाहिए. ऑप्शन 3 पेशेंट की केयर के दौरान गाउन और ग्लव्स पहनने चाहिए. ऑप्शन 4 पेशेंट के रूम में एंट्री के समय आपको मास्क लगाना है और रूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना है. देखिएगा, जो हर्पिस इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट्स के द्वारा नहीं फैलता, इसलिए यहां पर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन आवश्यक नहीं है. हर्पिस इन्फेक्शन एयरबोर्न इन्फेक्शन नहीं है जो कि हवा या सांस के थ्रू फैल जाए, इसलिए ये भी आवश्यक नहीं है.
ये प्राइवेट क्लाइंट को प्राइवेट रूम में शिफ्ट करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। तो फाइनली हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है ऑप्शन 3। जब भी आप एज अ नर्स क्लाइंट को केयर देने के लिए जाएंगे उस समय आपको ग्लव्स और गाउन पहनने हैं। पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते समय, डायरेक्ट केयर देते समय आपको गाउन और ग्लव्स पहनने हैं और इसके इस्तेमाल से आपको फिर ये इन्फेक्शन नहीं ट्रांसमिट होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नियोनेट में आपको विटामिन के इंजेक्शन लगाना हो तो किस जगह पर लगाएंगे? डेल्टॉइड में, ट्राइसेप्स में, वेस्टस लैटरलिस मसल में या फिर बाइसेप्स में? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। बच्चे में जन्म के तुरंत बाद वेस्टस लैटरलिस जो कि थाइस की मसल होती हैं वो पूरी तरह से मैच्योर होती हैं। इसी वजह से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को जन्म के बाद थाइस पर लगाया जाता है, वेस्टस लैटरलिस मसल्स में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर इज प्रिपेयरिंग टू रिमूव चेस्ट ट्यूब फ्रॉम द क्लाइंट्स लेफ्ट चेस्ट। In preparation for removal, the nurse should instruct the client to। जब किसी क्लाइंट में चेस्ट ट्यूब का रिमूवल होने वाला है तो इस दौरान आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? ब्रीथ नॉर्मली, होल्ड हिज ब्रेथ एंड बियर डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ, स्नीज ऑन कमांड। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चेस्ट ट्यूब रिमूवल के समय हम क्लाइंट से कहते हैं कि आपको वाल्सलवाज मैन्यूवर परफॉर्म करना है। इसके अनुसार हम क्लाइंट को गहरी सांस लेकर इसे रोकने के लिए कहते हैं और उसी दौरान हम चेस्ट ट्यूब को रिमूव कर देते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। वाल्सलवाज मैन्यूवर परफॉर्म करने से क्लाइंट में न्यूमोथोरेक्स जैसे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट इन। पेयर्स पैचेस किस एरिया में पाए जाते हैं? द राइट आंसर इज इलियम। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट जिसे आप इलियम के नाम से जानते हैं वहां पर पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं। पेयर्स पैचेस एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करते हैं जो कि हमें पैथोजन से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो रोटा वायरस है वो किस रूट से ट्रांसमिट होता है? फीको ओरल रूट, इनहेलेशन, इन्फेक्टेड ब्लड, सेक्सुअल कांटेक्ट। यस एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। रोटा वायरस जो है फीको ओरल रूट द्वारा ट्रांसमिट होता है और बच्चों में डायरिया का इसे मोस्ट कॉमन कॉज भी माना जाता है। इसे हम रोटा वायरस वैक्सीन द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं और ये वैक्सीन बच्चों को ओरल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। 5 ड्रॉप्स इसकी डोज होती है। पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिनोजन, रेनिन, पेटाइलिन, इरिप्सिन। Yes, exactly. Trypsinogen is the correct choice. Next, BCG वैक्सीन लगाने के लिए कौन सी सिरिंज इस्तेमाल की जा सकती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज का इस्तेमाल करके हम BCG वैक्सीन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 10 महीने के बच्चे को लगातार डायरिया और डिहाइड्रेशन है, इसमें वाइटल साइंस के अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट असेसमेंट किया जाना आवश्यक है जो कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा? स्टूल स्पेसिमेन एनालिसिस, इन्फेंट्स बॉडी वेट, इंस्पेक्शन ऑफ इन्फेंट्स पोस्टीरियर फंटेनल, यूरिन स्पेसिमेन एनालिसिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर बच्चे को डायरिया है जिसके कारण उसे डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हमें बच्चे का बॉडी वेट मेजर करना है जिसके द्वारा हम उसके अंदर
फ्लूइड्स की कितनी डेफिशिएंसी हो रही है, इस चीज का असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फाइंडिंग ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ट्रायड में इंक्लूड नहीं की जाती? ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ट्रायड में कौन सी फाइंडिंग इंक्लूड नहीं की जाती? एमेनोरिया, एब्डोमिनल पेन, कन्वल्जन्स, वेजाइनल ब्लीडिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिएगा यहां पर तीन इंपॉर्टेंट चीजें ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्लासिकल ट्रायड में इंक्लूड की जाती हैं। सबसे पहला आता है एमेनोरिया। लगभग 75% वुमेन में ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर एमेनोरिया देखने को मिलता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन। लगभग 100% वुमेन्स को, लगभग सभी वुमेन्स को ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा 70% वुमेन में वेजाइनल ब्लीडिंग भी देखी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एमेनोरिया होना, उसके बाद एब्डोमिनल पेन रहना और फिर फाइनली वेजाइना से ब्लीडिंग शुरू होना, ये तीन चीजें ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बताती हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल ट्रायड सिम्टम ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ नर्स आप किसी पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसे मॉर्फिन दिया जा रहा है। पेशेंट में डिस्कम्फर्ट और पेन बढ़ने के बाद वो और ज्यादा मॉर्फिन की डिमांड करता है। तो इस सिचुएशन में मॉर्फिन की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए, डोज को बढ़ाने से पहले एज अ नर्स आप क्या करेंगे? याद रखिएगा, जब भी पेशेंट में पेन के लिए मॉर्फिन चल रहा होता है तो पेशेंट में ड्रग टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। यानी लगातार जितनी डोज दी जा रही है पेशेंट से, इतने मॉर्फिन में पेन रिलीफ नहीं होता, पेशेंट को और ज्यादा मॉर्फिन की आवश्यकता होती है। तो आप हमेशा पेशेंट में मॉर्फिन की डोज बढ़ाने से पहले उसके पेन का असेसमेंट जरूर करेंगे। डोज बढ़ाने से पहले असेसमेंट जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर चार ऑप्शंस बताए गए हैं जिनमें से एक ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आउटकम नहीं है। क्या ये ट्यूबल एबॉर्शन है, यूट्राइन मोल है, रप्चर ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी है या फिर ट्यूबल मोल है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूट्राइन मोल। यूट्राइन मोल यूट्राइन प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ना कि ट्यूबल प्रेगनेंसी का। जब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फैलोपियन ट्यूब में जाकर इम्प्लांट हो तो उसके कारण ट्यूबल एबॉर्शन हो सकता है, रप्चर ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है, ट्यूबल मोल हो सकता है, ना कि यूट्राइन मोल। सो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी एनोरेक्सिया के पेशेंट की केयर कर रहे हैं। आपने उसके लिए केयर प्लान तैयार किया। कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर आप ये मानेंगे कि एनोरेक्सिया वाले पेशेंट की कंडीशन अब पहले से बेहतर हो रही है? बैलेंस डाइट को सेलेक्ट करने पर, हिमेटोक्रिट लेवल बढ़ने पर, टिश्यू टर्गर इंप्रूव होने पर या फिर क्लाइंट का वेट बढ़ने पर? यस, एग्जैक्टली ऑप्शन डी इज राइट हियर। अगर एनोरेक्सिया वाले पेशेंट का वेट बढ़ता है तो इसका मतलब है कि जो इंटरवेंशन आपने की हैं, जो प्लान आपने बनाए थे वो प्रभावी हैं। अगर आपने ऑप्शन ए को सही माना है तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर क्लाइंट बैलेंस डाइट को सेलेक्ट करता है लेकिन उसे खाता नहीं है या खाने के बाद में वॉमिटिंग कर देता है तो इससे ये चीज इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। क्लाइंट ने खाना जितना बताया था उतना खा लिया, उसके कारण उसका वेट बढ़ रहा है, तभी हम मानेंगे कि एनोरेक्सिया वाले पेशेंट में किया गया इंटरवेंशन इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी क्रिटिकली इल पेशेंट की केयर कर रहे हैं। अचानक उसमें अनस्टेबल ईसीजी पैटर्न्स आने लग जाते हैं, तो इस सिचुएशन में बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा?
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अनस्टेबल ईसीजी पैटर्न का यहां पर मतलब है कि क्लाइंट में पल्सलेस वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया हो रहा है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है और इस सिचुएशन में फर्स्ट चॉइस रहती है डिफिब्रिलेशन। बिकॉज अनस्टेबल ईसीजी पैटर्न आने पर हार्ट रेट जो है लगभग 350 बीट्स पर मिनट से ऊपर होती है, डिसरिथमियास देखने को मिलते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि हार्ट की एक्टिविटी कैसी चल रही है, किस पैटर्न में चल रही है, तो उस समय हमें डिफिब्रिलेशन का इस्तेमाल करना सबसे सही ऑप्शन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ टीयर ग्लैंड क्या होते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंड बी बोथ। टीयर ग्लैंड्स को आप लैक्राइमल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये लगातार हमारी आंखों से वाटरी सलाइन सॉल्यूशन सिक्रीट करती रहती हैं, जिसे आप टीयर या आंसू कह सकते हैं। ये आंसू हमारी आंखों के कॉर्निया को नम बनाए रखता है, साथ ही हमारे आंखों में आए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करके हमें इंफेक्शन से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में किसी सिजोफ्रेनिया पेशेंट की केयर कर रहे हैं। ये पेशेंट आपसे कहता है कि आज सैटरडे है, सैटरडे एक छोटा आदमी है, क्या आप इसे जानते हो? क्लाइंट के द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट से कौन सी कंडीशन होना पता चलता है? नियोलॉजिज्म, इकोलेलिया, फ्लाइट ऑफ आइडियाज या लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन? यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। यहां पर क्लाइंट दो चीजों के बीच में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, दो चीजों को सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। दिस इज कॉल्ड लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रॉपर तरीके से, गलत तरीके से डॉर्सोग्लूटियल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने पर सबसे ज्यादा डैमेज होने वाली नर्व कौन सी है? पेरोनियल, सियाटिक, ब्रेकियल, फिमोरल? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सियाटिक। जब क्लाइंट के बैक में आप इंजेक्शन लगाते हैं तो आपने गलत जगह पर निडल अगर इंसर्ट की तो उससे क्लाइंट की सियाटिक नर्व पंक्चर हो सकती है और क्लाइंट के संबंधित एक्सट्रीमिटी में पैरालिसिस हो सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंडीशन में पेशेंट में ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है? पोर्टल हाइपरटेंशन, विटामिन के डेफिशिएंसी, एलिवेटेड लिवर एंजाइम या फिर हाई फाइबर डाइट? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। विटामिन के की शरीर में कमी होने से क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पाते हैं और इस वजह से क्लाइंट में ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी क्लाइंट में आपको इंट्रामस्कुलर रूट से कोई ऐसी मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी हो जो कि टिश्यूज के अंदर जाकर इरिटेशन कॉज कर सकती है, तो आप इसे किस मेथड से एडमिनिस्टर करेंगे? Z-Track, डीप IM, सीलिंग मेथड या ऑल द अबव? यस, एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। Z-Track टेक्निक के द्वारा हम उन सभी मेडिसिन को हम एडमिनिस्टर करते हैं जो कि टिश्यू के अंदर, बॉडी के अंदर जाकर स्टेनिंग कॉज कर सकती हैं या इरिटेशन कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फाइंडिंग एबनॉर्मल मानी जाएगी बच्चे के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? अगर उसकी हार्ट रेट 180 बीट्स पर मिनट से ज्यादा है, फीटल मूवमेंट कम हो गई है, हार्ट रेट 100 से कम है, या ये सभी? यस, एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की जो हार्ट रेट है वो 120 से 160 के बीच होनी चाहिए। अगर हार्ट रेट 160 से ऊपर जाती है यानी 180 होती है तो भी ये गलत है, और अगर 120 से कम होती है तो भी ये सिचुएशन गलत है। इसके अलावा अगर बच्चे की फीटल मूवमेंट पहले की तुलना में कम हो गई है तो ये भी चीज गलत है। सो ऑप्शन डी, ऑल आर द एबनॉर्मल कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस इज
सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसके द्वारा डिलीवर कर पाएंगे आप? सिंपल मास्क, वेंचुरी मास्क, पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क या नॉन रीब्रीथिंग मास्क? यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नॉन रीब्रीथिंग मास्क के द्वारा आप मैक्सिमम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आईज की वह रिफ्रैक्टिव एरर सेलेक्ट करनी है जो कि कॉर्निया के कर्वेचर में बदलाव आने के कारण होता है। आई का जो आगे वाला ट्रांसपेरेंट पार्ट है कॉर्निया, जिससे लाइट रेज एंटर होती हैं, अगर इसके कर्व में, मोड़ में, घुमाव में, स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का बदलाव हो जाए तो कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है? Excellent guys, option B is correct here. It is called astigmatism. It is called astigmatism. Next question, अगर आपको 20 लीटर पानी को क्लोरीन टैबलेट से प्यूरिफाई करना हो तो कितनी टैबलेट आप इसमें इस्तेमाल करेंगे? 1 ग्राम की, आधा ग्राम की, 2 ग्राम की, 1.5 ग्राम की? क्लोरीनेशन ऑफ वाटर का मतलब है पानी को प्योर करना क्लोरीन मिलाकर। तो 20 लीटर पानी को प्यूरिफाई करने के लिए कितना क्लोरीन डालेंगे आप? यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। 0.5 ग्राम अगर आप क्लोरीन डाल देते हैं 20 लीटर की बाल्टी में तो ये पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? न्यूयॉर्क, लंदन, जिनेवा, टोरंटो? Yes, exactly the right answer is option C, Geneva. Next question, अगर टंग में इन्फ्लामेशन हो जाए, जीभ में सूजन आ जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? Excellent guys, option B is correct here. जिंजीवाइटिस का मतलब है गम्स या मसूड़ों में सूजन आना, पैरोटाइटिस का मतलब है पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन होना, और स्टोमेटाइटिस का मतलब है हमारे मुंह में ओरल म्यूकोसा में सूजन का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन या लेवल ऑफ केयर के उस लेवल को सेलेक्ट करना है जिसमें हेल्थ प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिटी डिजीज को इंक्लूड किया जाता हो। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हेल्थ का प्रमोशन, मेंटेनेंस, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ये सभी चीजें प्राइमरी केयर लेवल में इंक्लूड की जाती हैं। इन क्वेश्चंस में से जो भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन लगता है उसका आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें और एग्जाम से पहले इसे जरूर रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पेशेंट को हियरिंग डिवाइस लगा है, बिहाइंड द ईयर हियरिंग डिवाइस लगा है, सुनने वाली मशीन कान के पीछे लगी है, इसके लिए आप कौन सा इंस्ट्रक्शन क्लाइंट को देना सही मानेंगे? सबसे पहला ऑप्शन है कि आप इस मशीन को निकालें और हर सप्ताह साफ करें। यह ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि इस मशीन को क्लाइंट को डेली साफ करना चाहिए। ऑप्शन 2 कहता है कि इस मशीन को ठंडी जगह पर स्टोर करें। बिल्कुल सही है। आप अपने मोबाइल को क्या कभी धूप में रखते हैं, या ऐसे घर की कोई भी मशीन जो धूप में रखते हैं, किसी को धूप में रखते हैं क्या आप? याद रखिएगा, जितनी भी बैटरी से चलने वाली चीजें होती हैं उन्हें अगर आप धूप में स्टोर करेंगे या गर्म जगह पर स्टोर करेंगे तो इससे बैटरी की लाइफ कम होती है। तो हम यही फॉर्मूला क्लाइंट के हियरिंग एड मशीन के अंदर भी अप्लाई करेंगे और उसे सजेशन देंगे कि आप इस सुनने वाली मशीन को ठंडी जगह पर रखें, छाया में रखें, कूल प्लेसेस में रखें। इसके अलावा इस मशीन को टूथपिक की मदद से साफ नहीं करना चाहिए, ये डैमेज हो सकती है। और हर हफ्ते बैटरी चेंज नहीं करेंगे आप, जब बैटरी खत्म हो जाए, वीक हो जाए, तभी आप इसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटी इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का है?
ऑप्शन ए गिविंग मेडिकेशन टू पेशेंट इन वार्ड, वार्ड में एडमिट पेशेंट को मेडिकेशन देना। ऑप्शन बी एडवाइस ऑन सेफ सेक्स प्रैक्टिस ऑन एडोलेसेंट। ऑप्शन सी बच्चों को इम्यूनाइज करवाना। ऑप्शन डी लिपिड डिसऑर्डर्स को स्क्रीन करना। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर आप किसी व्यक्ति को डिजीज की रोकथाम हेतु दवा दे रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए दवा दे रहे हैं, तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा सेफ सेक्स की प्रैक्टिस यानी कॉन्डम आदि का इस्तेमाल करने की एडवाइस देना, ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। इम्यूनाइजेशन भी प्राइमरी प्रिवेंशन है और लिपिड डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करना भी प्राइमरी प्रिवेंशन है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन मेनली किस चीज पर फोकस करता है? ये शहरों की गरीब महिलाओं और बच्चों की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। ऑप्शन बी ये गांवों में रूरल एरियाज में गरीब और बच्चों की हेल्थ को बेहतर करने के लिए बनाया गया। ऑप्शन सी ये शहरों और गांव दोनों के लोगों की हेल्थ को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाया गया, या फिर ये सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिएगा NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, रूरल शब्द का मतलब है गांव से रिलेटेड, तो यहां पर विलेजेस के अंदर जो पुअर वुमेन्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनकी हेल्थ को बेहतर बनाने के उद्देश्य से NRHM बनाया गया था। NRHM का मुख्य उद्देश्य था कि एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, इफेक्टिव, अकाउंटेबल, रिलायबल प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज गांवों तक पहुंचाई जाएं, लोगों को आसानी से उपलब्ध कराई जाए। विलेज में लोगों और हेल्थ इंस्टीट्यूशन के बीच में लिंक का काम करती हैं आशाज। आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और ये हर 1000 की आबादी पर अपॉइंट की जाती हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट कैंसर से जुड़े स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, यानी कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर पाया जाता है, तो आप बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर। इंडिया में यदि पूछा जाए तो सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर टाइप है ब्रेस्ट कैंसर, और वर्ल्ड में पूछ लिया जाए तो लंग कैंसर। इसके बाद यदि पूछा जाए कि सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है पूरी दुनिया में, तो आप बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर, और इंडिया में पूछा जाए तो सर्विक्स कैंसर। इसके अलावा कैंसर के कारण सबसे ज्यादा डेथ किस प्रकार के कैंसर में होती है, तो आप बताएंगे इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के कारण सबसे ज्यादा डेथ होती है, और वर्ल्ड के अंदर लंग्स कैंसर के कारण सबसे ज्यादा डेथ होती है, बिकॉज इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है और वर्ल्ड में लंग कैंसर होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैन को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए कि मैन में सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर होता है, इंडिया की बात की जाए तो आप बता सकते हैं लिप या ओरल कैविटी का, यानी मुंह का कैंसर, और पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए तो लंग कैंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है मेल्स के अंदर, तो आप बताएंगे लंग कैंसर। मेल्स के अंदर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे लंग कैंसर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियाज मैन। और अगर पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मैन में होने वाला कैंसर कौन सा है, तो आप बताएंगे प्रोस्टेट कैंसर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा डेथ्स किस कैंसर के कारण होती हैं, तो आप बताएंगे इंडिया में लंग कैंसर के कारण, और पूरे वर्ल्ड में मेन के अंदर लंग कैंसर के कारण। दिस इज इंपॉर्टेंट, चाहे वर्ल्ड का पूछे चाहे इंडिया का पूछे, मेन के अंदर अगर डेथ का सबसे बड़ा कारण कौन सा है, तो आप बताएंगे लंग कैंसर। अब बात करते हैं वुमेन से जुड़े कुछ स्पेशल पॉइंट्स की, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। मोस्ट कॉमन कैंसर, वुमेन में सबसे कॉमन कैंसर, सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कौन सा है,
इंडिया में पूछा जाए तो भी ब्रेस्ट कैंसर है, वर्ल्ड में पूछा जाए तो भी ब्रेस्ट कैंसर है। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर वुमेन में कौन सा होता है, तो इंडिया के अंदर आप बताएंगे सर्विक्स या यूट्रस का कैंसर, और वर्ल्ड में पूछा जाए तो कोलोरेक्टम कैंसर। इसके अलावा सबसे ज्यादा डेथ वुमेन में किस कैंसर के कारण होती है, तो आप बताएंगे इंडिया के अंदर तो ब्रेस्ट कैंसर के कारण और वर्ल्ड के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के कारण, यानी कि पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा होता है और इसी के कारण ही सबसे ज्यादा डेथ्स भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक टेस्ट किस वैक्सीन के लिए बनाया गया था? हेपेटाइटिस बी, टीटी, डीपीटी या ये सभी? यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, जितने भी एल्यूमिनियम बेस्ड एब्जॉर्बेंट वैक्सीन होते हैं उनमें फ्रीज डैमेज को डिटेक्ट करने के लिए शेक टेस्ट बनाया गया था। इसमें मुख्य रूप से डीटीपी, डीटी, टीडी, टीटी, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस बी सभी इंक्लूड किए जाते हैं। और याद रखिएगा, इन वैक्सीन को आप कभी भी फ्रोजन नहीं करते, फ्रीज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हेपेटाइटिस को आप सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं? ए, बी, सी या ई को? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहां पर ऑप्शन बी को आप सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। देखिएगा, तीन चीजें होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेपेटाइटिस ए को आप और किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे इसे हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, हेपेटाइटिस ए और ई ही दो प्रकार के ऐसे हेपेटाइटिस हैं जो कि फीको ओरल रूट द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा बी, सी और डी ये बॉडी और ब्लड फ्लूइड्स, बॉडी सिक्रीशंस ब्लड के द्वारा फैलते हैं। विटामिन सी को आप पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं और विटामिन बी को आप सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपको डिसेबिलिटी को बताने वाले एग्जाम्पल के बारे में बताना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन डिसेबिलिटी को बताता है? अगर किसी क्लाइंट के लिम्ब में इंजरी हो जाए, यानी हाथ पैर में से किसी एक पार्ट में इंजरी हो जाए, पर्सन अपना एक हाथ या पैर खो दे, पर्सन चल नहीं पा रहा हो या फिर पर्सन अनएम्प्लॉयड हो, इनमें से कौन सी चीज डिसेबिलिटी को बताती है? देखिएगा, चार चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है डिजीज या डिसऑर्डर, उससे इंपेयरमेंट होता है, उससे डिसेबिलिटी आती है, और फाइनली हैंडीकैप्टनेस होता है। यहां पर राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पेशेंट यदि चल नहीं पा रहा है तो ये चीज डिसेबिलिटी है। मान लीजिए किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट का होना डिजीज या डिसऑर्डर का होना कहलाएगा। अब इस एक्सीडेंट में पर्सन ने अपना एक पैर खो दिया, यानी पैर काटना पड़ा पेशेंट का, तो ये इंपेयरमेंट हो गया। अब पैर ना हो पाने के कारण पर्सन चल नहीं पा रहा है, तो ये डिसेबिलिटी हो गई। और चल फिर ना पाने के कारण पर्सन के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, तो पर्सन अब अनएम्प्लॉयड हो गया, यानी बेरोजगार हो गया। तो अब इसे आप हैंडीकैप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट किसको आइडेंटिफाई करने के लिए किए जाते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अरिथमियास, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। जब किसी पर्सन को ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट करवाया जाता है तो उसे हम ट्रेडमिल पर दौड़ने या चलने के लिए कहते हैं। ऐसा करने से पेशेंट के हार्ट की एक्टिविटी को हम लगातार मॉनिटर पर देखते रहते हैं, और अगर पेशेंट में कोरोनरी इस्चीमिया या मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होती है तो पेशेंट में ईसीजी पैटर्न डेवलप होने लगता है और हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अरिथमिया कंडीशन लिखी गई है, ये सही नहीं है, क्योंकि
इसमें हम एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अरिथमिया को आइडेंटिफाई करते हैं। सो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस डिजीज को आप इंडियन लेशमैनियासिस डिजीज के नाम से भी जानते हैं? जापानीज एंसेफेलाइटिस, काला आजार, पर्टुसिस या डिप्थीरिया? यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। काला आजार को आप इंडियन लेशमैनियासिस, विसरल लेशमैनियासिस, लेशमैनिया इन्फेक्शन, डमडम फीवर, ब्लैक सिकनेस, ब्लैक फीवर आदि नामों से भी जानते हैं। लेशमैनियासिस एक पैरासाइटिक डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ईसीटी यूज्ड इन हॉस्पिटल इज? हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा कौन सी ईसीटी इस्तेमाल की जाती है? डायरेक्ट, मॉडिफाइड, दोनों या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हॉस्पिटल्स में रिसेंटली मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इस्तेमाल की जाती है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। और ईसीटी प्रोसीजर जो है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में यूज आता है। क्या फर्क है डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाइड ईसीटी में? सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट ईसीटी की। डायरेक्ट ईसीटी प्रोसीजर में किसी भी प्रकार का एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। डायरेक्ट ईसीटी में हम क्लाइंट को ईसीटी से पहले सिर्फ माइनर ट्रैंक्युलाइजर्स जैसे कि डाइज़ापाम और एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। डायरेक्ट ईसीटी रिसेंटली अब इतना ज्यादा यूज नहीं आता, कुछ ही जगहों पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर अब हॉस्पिटल्स के अंदर मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ही इस्तेमाल की जाती है। और मॉडिफाइड ईसीटी के अंदर हम क्लाइंट को मस्कुलर वीकनेस क्रिएट करने के लिए ड्रग इंड्यूस करते हैं ताकि पेशेंट में फ्रैक्चर ना हो ईसीटी के दौरान। इसके अलावा क्लाइंट की एंजाइटी को कम करने के लिए एनेस्थीसिया भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सबसे ज्यादा कौन सा फ्रैक्चर पाया जाता है? कुलेस फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, पॉट्स फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। आपने कभी पेड़ की गीली लकड़ी को तोड़ने की कोशिश की होगी। जब भी इस गीली लकड़ी को तोड़ते हैं आप, तो वो टूटती नहीं है, मुड़ जाती है। इसी प्रकार से बच्चों की हड्डियां होती हैं, वो जब भी उनमें बैंड आता है, एक्सेसिव स्ट्रेस आता है, तो वो टूटती नहीं है, गीली पेड़ की टहनी की तरह मुड़ जाती है। इसीलिए इसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का नाम दिया जाता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। इसके अलावा कुलिस फ्रैक्चर और पॉट फ्रैक्चर भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे अपर आर्म की रेडियस बोन के डिस्टल पार्ट में फ्रैक्चर हो जाए तो आप इसे कुलिस फ्रैक्चर कहेंगे। और यदि हमारे लोअर लिम्ब में यानी पैरों में एंकल एरिया के अंदर मीडियल और लेटरल बोन के कॉन्डाइल पार्ट में फ्रैक्चर हो जाए तो इसे आप पॉट्स फ्रैक्चर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स डिजीज में किस प्रकार का पेल्विस होने पर रिस्क बढ़ जाता है? गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड, प्लेटिप्लॉइड, कॉन्ट्रैक्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कॉन्ट्रैक्टेड। अगर किसी वुमेन में कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस यदि है तो इसमें इस पेल्विस के जो प्रिंसिपल डायमीटर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, जिसके कारण इजीली लेबर प्रोसेस नहीं हो पाता। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशेंट जो कि इंसुलिन ग्लार्जिन इंजेक्शन डेली लेता है, इस पेशेंट को एज अ नर्स आप
कौन सा इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे रिगार्डिंग द ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग? सिंपली आपको इंसुलिन ग्लार्जिन का ऑनसेट ऑफ एक्शन बताना है यहां। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। इंसुलिन ग्लार्जिन का ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 to 4 आवर्स होता है। इंसुलिन ग्लार्जिन जो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 to 4 आवर्स है, इसमें कोई पीक नहीं बनता और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 24 आवर्स होता है। यहां से ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एक बार फिर से देखिएगा। इंसुलिन ग्लार्जिन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 to 4 आवर्स, नो पीक, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायनेकोइड पेल्विस जो कि मोस्ट कॉमन फीमेल पेल्विस टाइप है, इसमें ब्रिम का शेप कैसा होता है ये आपको बताना है। राउंड, ओवल, फ्लैट या हार्ट शेप? हार्ट शेप एंड्रॉइड पेल्विस का होता है, फ्लैट ब्रिम होती है प्लेटिप्लॉइड की, ओवल शेप होता है एंथ्रोपॉइड का। तो फाइनली बचता है ऑप्शन ए, राउंड शेप। गायनेकोइड पेल्विस की जो ब्रिम होती है वो राउंड शेप की होती है, इसी वजह से इसे मोस्ट फेवरेबल टाइप ऑफ पेल्विस माना जाता है फॉर द डिलीवरी पर्पस। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV और एड्स इज मोर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर? लेबर के किस स्टेज में मां से बच्चे में HIV वायरस पहुंचने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है? एंटीनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड, इंटरनेटल पीरियड या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान? ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर, ड्यूरिंग इंट्रानेटल पीरियड। इंट्रानेटल पीरियड के दौरान HIV ट्रांसमिशन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इंट्रानेटल पीरियड का मतलब है ड्यूरिंग द डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलिएक डिजीज को हम ग्लूटीन सेंसिटिव एंट्रोपी के नाम से भी जानते हैं। ये जीआई ट्रैक्ट के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी टर्म नॉर्मल से कम अमाउंट में मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड को बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है? ओलिगूरिया, ओलिगोहाइड्रेमनियोस, पॉलीहाइड्रेमनियोस या फिर हाइपर एमएसएस? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम है तो ये कंडीशन ओलिगोहाइड्रेमनियोस है, और अगर 2 लीटर से अधिक है, 2000 ml से अधिक है, तो इसे आप पॉलीहाइड्रेमनियोस कहते हैं। एट टर्म पर एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल मात्रा 800 ml के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी टर्म लौकिया के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती? सिरोसा, रुब्रा, विनोसा, अल्बा? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, लोकिया विनोसा नहीं होता। लोकिया रुब्रा डिलीवरी के बाद शुरुआती 4 दिनों में जो ब्लड लॉस होता है ब्राइट रेड कलर का, उसे कहा जाता है। उसके बाद आता है लोकिया सिरोसा और फाइनली आता है लोकिया अल्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है ताकि ये निश्चित किया जा सके कि सबको पर्याप्त मात्रा में और शुद्ध पानी मिल सके। ये स्टेटमेंट किसका है? WHO का, पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का या वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का? यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर किस कंडीशन को कहा जाता है? इट इज अ हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर, हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर,
हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या फिर थॉट डिसऑर्डर? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बच्चों में पाया जाने वाला न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है और जनरली अडल्ट एज में आने के बाद इसके सिम्टम्स कम होने लग जाते हैं और इस डिजीज से सफरिंग बच्चे में हाइपर एक्टिविटी देखी जाती है, यानी ये बच्चा एक जगह पर शांत नहीं बैठता, लगातार कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों में जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो किस ऑर्डर में इरप्ट होते हैं वो आपको बताना है। बच्चों में प्राइमरी टीथ किस ऑर्डर में निकलते हैं ये सीक्वेंस आपको बताना है। देखिएगा, राइट ऑप्शन 1 सही आंसर है। यहां पर बच्चों में सबसे पहले लोअर सेंट्रल इंसीजर निकलता है जो कि 6 महीने की उम्र पर देखा जाता है। उसके बाद अपर सेंट्रल इंसीजर, उसके बाद लेटरल इंसीजर्स और फिर फर्स्ट मोलार टीथ कैनाइन निकलता है। यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी टीथ को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे प्राइमरी टीथ को डेसिडुअस टीथ या मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। इनकी कुल संख्या 20 होती है और प्रीमोलर टीथ प्राइमरी टीथ में एब्सेंट होते हैं। फॉर्मूला की बात की जाए तो 2102 अपॉन 2102 2102 इसका फॉर्मूला है, यानी कि 2 इंसीजर हैं, 1 कैनाइन है, 0 प्रीमोलर है, 2 मोलर हैं। नेक्स्ट, आंगनवाड़ी सेंटर वर्किंग अंडर विच प्रोग्राम? ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। आंगनवाड़ी सेंटर्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत ओपन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? यस, एग्जैक्टली, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, each packet of mala n contains how many pills? Option 1 is correct here. माला n जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है, इसके एक पैकेट में टोटल 28 गोलियां होती हैं, जिसमें से 21 सफेद गोलियां जो हैं वो एथाइल एस्ट्राइडोल की होती हैं, जबकि जो 7 ब्राउन कलर की टैबलेट्स होती हैं वो आयरन की होती हैं। सिंपली कहें तो 21 तो हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं और 7 आयरन टैबलेट्स होती हैं। माला एन के अंदर इथाइलिन एस्ट्राइडोल होता है 30 माइक्रोग्राम और नॉर्जेस्ट्रॉल होता है, जिसे आप लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल कह सकते हैं, 0.03 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल या बैरर मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग में किसे इंक्लूड किया जाता है? कॉन्डम्स एंड आईयूसीडी, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, ब्रेस्ट फीडिंग या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। बैरियर मेथड का मतलब होता है ऐसा कोई भी मेथड जिसके द्वारा हम स्पर्म को वेजाइना के अंदर एंटर होने से रोक सकें। बैरियर मेथड्स के अंदर डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, स्पर्मिसीडल फॉर्म, स्पंजेस आदि को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय? सेरेब्रल मलेरिया किसके द्वारा होता है? ये मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया भी माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के द्वारा सेरेब्रल मलेरिया डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिल बर्थ बेबीज किसे कहा जाता है? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही माना जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे सभी बच्चे जिनका जन्म 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद हुआ हो, डेथ अवस्था में हुआ हो, तो सभी स्टिल बर्थ कहलाते हैं।
ऐसे सभी बच्चे जिनका जन्म 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद हुआ हो और डेड अवस्था में हुआ हो तो उसे आप स्टिल बर्थ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी क्लाइंट में आपको जुगुलर वेन डिस्टेंशन की रीडिंग ऑब्टेन करनी हो तो इसके लिए क्लाइंट को आप किस पोजीशन में प्लेस करेंगे? जुगुलर वेन डिस्टेंशन की रीडिंग। यस, एग्जैक्टली ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। गौर कीजिएगा, अगर आपको क्लाइंट में जुगुलर वेन प्रेशर नोट करना है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन के कारण प्रेशर नोट करना है तो क्लाइंट को सेमी फॉर्मुलस पोजीशन में लेकर आएंगे, और अगर आपको किसी क्लाइंट में सेंट्रल वीनस प्रेशर नोट करना हो तो क्लाइंट को बिल्कुल फ्लैट सुपाइन लेटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको सेंटीग्रेड में दी गई रीडिंग को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे आप? Yes, exactly option 3 is correct here. Fahrenheit equals centigrade multiplied by 9 by 5 plus 32. Next question. Neostigmine bromide is used in the treatment for which disease? किस डिजीज के ट्रीटमेंट में नियोस्टिग्माइन ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है? The right answer is option C, Myasthenia gravis. Neostigmine एंटीकोलिनर्जिक इंटॉक्सिकेशन कंडीशन में एज अ एंटीडोट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डिजीज कंडीशन में आपको शॉर्ट सफलिंग गेंट दिखाई देगा, यानी पर्सन छोटे छोटे कदमों से लड़खड़ाता हुआ चलेगा? यस, इट इज ऑप्शन बी, पार्किंसंस डिजीज। इसमें डोपामाइन का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से उस सूचर टाइप को सेलेक्ट कीजिएगा जो कि ऑक्सीपिटल बोन को पैराइटल बोन से अलग करता हो। फ्रंटल, कोरोनल, सेजाइटल, लैम्डोइड। The right answer is option 4, लैम्डोइड सूचर। हमारे स्कल में दो पैराइटल बोन्स और एक्सिपिटल बोन के बीच में लैम्डा शेप सूचर पाया जाता है, इसे ही हम लैम्डोइडल सूचर के नाम से जानते हैं। अगर फ्रंटल सूचर की बात की जाए तो याद रखिएगा ये दोनों फ्रंटल बोन्स के बीच में पाया जाता है। कोरोनल सूचर की यदि बात की जाए तो फ्रंटल और पैराइटल बोन्स को सेपरेट करता है ये। इसके बाद सेजाइटल सूचर जो है ये दोनों पैराइटल बोन के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे में पोस्टीरियर फंटेनल किस एज पर क्लोज होता है? 6 से 8 सप्ताह पर, 3 से 6 महीने पर, 12 से 18 महीने पर या 9 से 12 मंथ पर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सिंपली याद रखिएगा, बच्चों में जो पोस्टीरियर फंटेनल है वो 1.5 महीने की उम्र पर क्लोज हो जाता है और एंटीरियर फंटेनल 1.5 साल की उम्र पर क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी किसे कहा जाता है? The right answer is option 3, जॉन स्नो। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड टू साइड कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड एज। अगर किसी क्लाइंट का स्पाइनल कॉर्ड इस प्रकार से साइड टू साइड कर्व बना ले तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? यस, एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड स्कॉलियोसिस। स्पाइन का लेटरल कर्वेचर स्कॉलियोसिस कहलाता है, स्पाइन का पोस्टीरियर कर्वेचर काइफोसिस कहलाता है और स्पाइन का एंटीरियर कर्वेचर लॉर्डोसिस कहलाता है।
उस कंडीशन का नाम बताइएगा जिसमें क्लाइंट का मूड कुछ समय के लिए डिप्रेस रहता है और कुछ समय के लिए इलेटेड या एक्साइटेड रहता है। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाइपोलर डिसऑर्डर, कुछ समय पेशेंट डिप्रेशन में रहेगा, कुछ समय बहुत ज्यादा इलेटेड या एक्साइटेडमेंट में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल इज? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज एन एसिटाइलसिस्टीन। एंटीडॉट्स पर हमने सेपरेट वीडियो रिसेंटली ही अपलोड किया है, आप चाहें तो उसे जरूर देखें, जिससे आपको सभी इंपॉर्टेंट एंटीडॉट्स रिवाइज हो जाएंगे। पैरासीटामोल पॉइजनिंग होने पर एन एसिटाइलसिस्टीन हम एंटीडॉट के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेक्स टेस्ट कितने एरिया की रेडनेस आने पर पॉजिटिव माना जाता है? 10 mm, 8 mm, 12 mm, 14 mm? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, मॉन्टेक्स टेस्ट में जो पीपीटी इंजेक्ट की जाती है उसे 48 से 72 घंटे बाद रीड किया जाता है। अगर इंड्यूरेशन एरिया 10 mm या इससे ज्यादा हो तो हम मॉन्टेक्स टेस्ट को पॉजिटिव मानते हैं और पर्सन में टीबी का सस्पेक्शन किया जाता है। अगर किसी क्लाइंट को एचआईवी डिजीज है या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो चुकी है तो उस सिचुएशन में 5 mm का इंड्यूरेशन होने पर हम इसे पॉजिटिव मान लेते हैं। अगर किसी क्लाइंट में 5 mm से कम इंड्यूरेशन है तो इस सिचुएशन को आप नेगेटिव मानते हैं। रिसेंटली नागपुर एम्स ने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी क्लाइंट में इंड्यूरेशन 15 mm डायमीटर से ज्यादा हो तो फिर आप इसे क्या मानेंगे? तो याद रखिएगा, अगर इंड्यूरेशन 15 mm से ज्यादा है, यानी कि जिस जगह पर पीपीटी आपने लगाया है वहां पर चकता या उभार 15 mm से ज्यादा है, 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में आप इसे नो नॉन रिस्क फैक्टर मानेंगे। क्लाइंट विथ नो नॉन रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन के कारण ओव्यूलेशन होता है? एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हमारी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है और यही हार्मोन ओव्यूलेशन करवाता है। एफएसएच जो है वो इमैच्योर फॉलिकल्स को मैच्योर फॉलिकल्स या ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर इन ग्राफियन फॉलिकल्स को ब्रस्ट करके एलएच द्वारा ओव्यूलेशन करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी क्लाइंट की स्किन पर आप ड्रग अप्लाई कर रहे हैं, दवा लगाकर मालिश कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? इनंक्शन, इंसफलेशन, इंसर्शन या इंस्टिलेशन? Yes, it is called inunction. Inunction is the process in which we are applying a drug directly onto the skin by the friction. Insufflation का मतलब होता है कि बॉडी की किसी कैविटी जैसे कि ईयर कैनाल के अंदर पाउडर फॉर्म में मौजूद मेडिसिन को पहुंचाना। पाउडर फॉर्म में मौजूद मेडिसिन को ईयर कैविटी के अंदर पहुंचाना इंसफलेशन है। इंसर्शन का मतलब है बॉडी कैविटी में किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को इंसर्ट करना, जैसे कि रेक्टल सपोजिटरी आदि। इंस्टिलेशन का मतलब होता है ईयर ड्रॉप या आई ड्रॉप को इंसर्ट करना, डालना, पोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटेनिक होने का क्या कारण है? यस, एग्जैक्टली, हाइपोकैल्सीमिया इज द करेक्ट आंसर। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम का लेवल 8.5 से कम हो जाए तो ये कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया कहलाती है और हाइपोकैल्सीमिया होने पर टिटेनी डेवलप होता है। टिटेनी का मतलब है कि कैल्शियम की कमी के कारण हमारे शरीर में कॉन्ट्रैक्शंस का डेवलप होना।
नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि अगर किसी क्लाइंट में टिटेनी डेवलप हो जाए हाइपोकैल्सीमिया के कारण, तो उसमें कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? यस, एग्जैक्टली आपका आंसर है बिल्कुल सही है। पेशेंट की उंगलियों में नमनेस फील होगा, सूनापन फील होगा और पेशेंट में मसल क्रैम्प्स आएंगे यानी मरोड़े आएंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको स्कूल एज चिल्ड्रन में इरेक्शन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार कौन सा डेवलपमेंट टास्क होता है ये बताना है। इंपॉर्टेंट फॉर नॉरसेट, यहां से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसे जरूर तैयार करके जाइएगा। आइए इस क्वेश्चन को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है तो यहां पर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कंडीशन रहती है और ये जन्म से लेकर 1.5 साल की उम्र तक के दौरान देखा जाता है। फिर आता है बच्चा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में, यहां पर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम देखने को मिलता है। ये 18 मंथ से 2 साल की उम्र के बीच का समय होता है। फिर इसके अलावा स्कूल एज चिल्ड्रन के अंदर 6 से 12 साल की उम्र आती है और यहां पर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी होता है। इसके बाद एडोलेसेंस एज होती है जो कि 12 से 18 के बीच है, इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन होता है। एक पॉइंट छूट रहा है, 3 से 5 साल की उम्र जो होती है प्री स्कूल एज आप इसे कहते हैं, इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड रहता है। फिर आता है यंग अडल्टहुड एज, ये 18 से 35 के बीच आती है, इसमें इंटीमेसी एंड सॉलिडेटरी वर्सेस आइसोलेशन होता है। मिडिल अडल्टहुड के अंदर 35 से 55 की एज आती है जिसमें जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड स्टैग्नेशन आता है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन आप कह सकते हैं। और फिर फाइनली आता है लेट अडल्टहुड, ये 55 ईयर से लेकर डेथ के बीच होता है, इसमें इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर को अपन इंक्लूड करते हैं। सो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी होता है, 6 से 12 की एज इनकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्लाइंट को बेसिक फर्स्ट एड केयर देने के दौरान कौन से स्टेप्स का सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, उन्हें आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। एयरवे, पहले हमें एयरवे को क्लियर करना है, ब्रीथिंग को एस्टेब्लिश करना है और फाइनली क्लाइंट को रिकवरी पोजीशन में लेकर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड का साइज नॉर्मल से बढ़ जाता है? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ट्यूमर्स ऑफ थायराइड या ये सभी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। याद रखिएगा, अगर किसी क्लाइंट के अंदर थायराइड हार्मोन कम बनता है तो ये कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म है, या फिर आप इसे सिंपल गोइटर का नाम दे सकते हैं। और इसमें थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ना गोइटर कहलाता है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म में भी संभव है, हाइपरथायरॉयडिज्म में भी संभव है। हाइपरथायरॉयडिज्म को आप टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर या ग्रेव्स डिजीज के नाम से जानते हैं और ट्यूमर में तो एनलार्जमेंट होगा ही, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोप्थेल्मस ऑफ द आई इज अ कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ। अगर किसी क्लाइंट की आई बॉल्स एंटीरियरली एक्सेसिवली प्रोट्यूज हो जाएं, यानी आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई दिखाई दें, ऐसा लग रहा है कि अब आंखें बाहर निकल जाएंगी, तो ऐसी स्थिति को आप एक्सोप्थेल्मस कहते हैं। और ये किस कंडीशन का इंपॉर्टेंट साइन है ये आपको बताना है। यस, बिल्कुल सही है आप, ग्रेव डिजीज। याद रखिएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन का मोस्ट कॉमन कॉज ग्रेव डिजीज माना जाता है और एक्सोप्थेल्मस का मतलब है एबनॉर्मल एंटीरियर प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल। नेक्स्ट, आफ्टर थायराइड सर्जरी पेशेंट शोज कार्पोपीडल स्पाज्म, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ। थायराइड सर्जरी के बाद क्लाइंट में
कार्पोपीडल स्पाज्म आते हैं, तो ये किस कंडीशन के होने को बताते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब हम किसी क्लाइंट में थायराइड को रिमूव करते हैं सर्जरी द्वारा, तो कई बार थायराइड ग्लैंड के साथ साथ पैराथायराइड ग्लैंड भी रिमूव हो जाती है, और पैराथायराइड ग्लैंड अगर बॉडी में नहीं होंगी तो उससे पैराथॉर्मोन हार्मोन भी नहीं बन पाएगा। पैराथॉर्मोन हार्मोन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, ये बोन से कैल्शियम को लेकर ब्लड को दे देता है और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है। अगर पैराथायराइड ग्लैंड ही नहीं है तो ये हार्मोन ही नहीं होगा, और इसके कारण ब्लड में लगातार कैल्शियम की कमी बनी रहेगी, और कैल्शियम की कमी होने से कार्पोपीडल स्पाज्म भी डेवलप होंगे, और इसी को ही हम हाइपोकैल्सिमिक टिटैनी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसॉप्स स्कोर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, एग्जैक्टली ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। किसी भी वुमेन में इंडक्शन ऑफ लेबर को आइडेंटिफाई करने के लिए बाइसॉप्स स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली कहें तो क्या माँ और बच्चा डिलीवरी के लिए तैयार है, इस चीज के लिए असेसमेंट हेतु बाइसॉप्स स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखिएगा, बाइसॉप्स स्कोर को ही हम सर्विक्स स्कोर के नाम से भी जानते हैं। इसका अगर मैक्सिमम स्कोर आपसे पूछा जाए तो वो होता है 13। अगर बाइसेप्स स्कोर में किसी वुमेन को 6 स्कोर मिलता है तो इसका मतलब है कि ये मदर और उसका बच्चा लेबर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इस टेस्ट के अंदर, असेसमेंट के अंदर असेस किए जाते हैं, तो आप बताएंगे इसमें टोटल 5 चीजों को असेस किया जाता है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी एंड पोजीशन, उसके बाद में डायलिटेशन, एफेसमेंट एंड स्टेशन, ये सभी चीजें इसके अंदर यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंडीशन फियोक्रोमोसाइटोमा से संबंधित नहीं है? पैलर, पर्स्पिरेशन, डिक्रीज ब्लड प्रेशर या हेडेक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। देखिएगा, फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट में हुआ ट्यूमर है, जिसके कारण यहाँ के हॉर्मोन्स एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन काफी ज्यादा सीक्रेट होते हैं, और इनके कारण पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ना कि घटता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटिक कोमा होने पर पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर क्लाइंट को डायबिटिक कोमा हुआ है तो उसे हॉट ड्राई स्किन, नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एक्चुअली अगर किसी क्लाइंट में शुगर लेवल एक्सट्रीमली लो हो जाए या एक्सट्रीमली हाई हो जाए, दोनों ही कंडीशन में पेशेंट डायबिटिक कोमा के अंदर जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज डिक्रीज इन। ग्लूकोज के लिए रीनल थ्रेशोल्ड किस कंडीशन में कम हो जाती है? डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिनोमा, रीनल ग्लाइकोसूरिया, एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया? यस, एग्जैक्टली द राइट आंसर इज रीनल ग्लाइकोसूरिया। देखिए, रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज का क्या मतलब है? जब हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल 180 mg/dl तक है तो हमारे यूरिन में ग्लूकोज नहीं आएगा। जब तक हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल 180 तक है तब तक हमारे यूरिन में ग्लूकोज नहीं आएगा, बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन 180 से ऊपर गई, हमारी बॉडी एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने लगती है। तो ये 180 का जो लेवल है, इसे ही आप रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर क्लाइंट के अंदर
ग्लूकोज का लेवल 180 mg/dl से कम है, लेकिन फिर भी क्लाइंट के यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, तो ये किस कंडीशन की वजह से है? तो आप बताएंगे ये रीनल ग्लाइकोसूरिया कंडीशन के कारण है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबॉल की लेटरल मूवमेंट किस नर्व के द्वारा कंट्रोल की जाती है? ऑडिटरी, ऑप्टिक, फेशियल, एब्ड्यूसेंस। The right answer is option D, abducens. Next question. Increased level of ketone bodies into the diabetic ketoacidosis occurs due to wrong oxidation of। हमारे शरीर में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन के होने पर कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। इस सिचुएशन का कारण किसका रॉन्ग ऑक्सीडेशन है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का या मिनरल्स का? यस, एग्जैक्टली ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। जब हम लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं, स्टारवेशन पर रहते हैं, फास्टिंग स्टेट में रहते हैं, तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नॉर्मल से काफी कम हो जाती है और इस सिचुएशन में बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बॉडी द्वारा फैट से कार्बोहाइड्रेट्स तैयार किए जाते हैं। फैट से कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी बनाते समय बॉडी में कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है और इसी दौरान कीटोन की संख्या बढ़ जाती है। यही कंडीशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहलाती है। इट इज ड्यू टू द रॉन्ग ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके हॉस्पिटल में 6 साल का एक बच्चा एडमिट हुआ है जिसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन है। इस बच्चे में आपको कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? सीजर्स एंड ट्रेम्बलिंग, पैलर एंड स्वेटिंग, वॉमिटिंग एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, हंगर एंड डिप्लोपिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर बच्चे को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन है तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की बात की जाए तो कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन, कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस के कारण फ्रूटी ब्रेथ, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब क्लाइंट में वॉमिटिंग हो रही है तो उसकी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम होगी और फ्लूइड की मात्रा कम होगी मतलब डिहाइड्रेशन होगा। तो डिहाइड्रेशन में जितने भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं सभी यहाँ मिलेंगे, जैसे कि ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्राई स्किन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वेट लॉस, शंकन आइज, लेथार्जी, कोमा, ये सभी सिम्टम्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्टोस्पायरोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी मेडिसिन को माना जाता है? यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। लेप्टोस्पायरोसिस लेप्टोस्पायरा नामक बैक्टीरिया द्वारा होने वाला डिजीज है। इसमें पर्सन को हाई फीवर, जॉइंट पेन आदि सिम्टम्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस सिंड्रोम इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच डिजीज? रेस सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन है? पोलियो, चिकन पॉक्स, पर्टुसिस, डिप्थीरिया। एक्सीलेंट गाइस, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगर चिकन पॉक्स डिजीज है तो इसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में रेस सिंड्रोम हो सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स डिजीज का कंफर्मेशन टेस्ट किसे माना जाता है? एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, एलाइजा, कंपास या वेस्टर्न ब्लॉट? वेरी गुड गाइस, ऑप्शन डी करेक्ट, इट इज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने साल में एक बार जनगणना या सेंसस की जाती है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? यस, एग्जैक्टली द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है और पहली जनगणना भारत के अंदर 1881 में की गई थी और लास्ट जनगणना भारत में 2011 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारे समाज में जनरली किस प्रकार का रेजिडेंशियल फॉलो किया जाता है? रूल ऑफ रेजिडेंसी कौन सा फॉलो किया जाता है? पैट्री लोकल, मैट्री लोकल, बायो लोकल या इनमें से कोई नहीं? यस, एग्जैक्टली ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। हमारे समाज में शादी होने के बाद जो लेडी है वो अपने हस्बैंड के घर जाती है, इसे आप पैट्री लोकल कहते हैं। यही कॉन्सेप्ट ज्यादातर फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल है? ट्रेड यूनियन, स्कूल, पॉलिटिकल ग्रुप या फैमिली? The right answer is option D. Family is a primary group. Next question. इनमें से कौन सा ग्रुप वी फीलिंग के कॉन्सेप्ट को इसेंशियल मानता है? नेशनैलिटी ग्रुप, रेशियल ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप? यस, एग्जैक्टली द आंसर इज ऑप्शन सी, प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप के अंदर हम फैमिली को इंक्लूड करते हैं और फैमिली के अंदर इसेंशियल फीचर के रूप में वी फीलिंग को इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी पीरियड में कितनी उम्र होने पर किडनीज यूरिन फॉर्मेशन शुरू कर देती हैं? 12 सप्ताह, 18 सप्ताह, 6 सप्ताह या 4 सप्ताह? द राइट आंसर इज ऑप्शन 12। याद रखिएगा, प्रेगनेंसी का पहला ट्राइमेस्टर यानी कि 12 सप्ताह का पीरियड कंप्लीट होते होते किडनी यूरिन फॉर्मेशन शुरू कर देती हैं और बच्चे के द्वारा पास किया गया ये यूरिन ही मोस्ट कंपोनेंट बनाता है एमनियोटिक फ्लूइड का। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के कंटेंट्स रेगुलरली फॉर नर्सेस प्रिपरेशन चैनल पर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम में हेल्प करेगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए जरूर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।